राहुल गांधी के एक विवादित पोस्ट को लेकर जेन जी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है ही इज ए डेंजरस मैन। ये राहुल गांधी खतरनाक हैं, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी भड़का रहे हैं देश को। जेन जी शब्द का जानबूझकर ये राहुल गांधी का वो पोस्ट। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं भारत माँ का बेटा, लोकतंत्र, मेरे को देश से बहुत प्यार है। लेकिन संभवतः शायद ये दिन भर जो कुछ हुआ, जो उल्टा पड़ गया, उसके बाद अब राहुल गांधी ने अपना पोस्ट जो है उस वक्त आप देख रहे हैं, जेन जी शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आप लोग कहेंगे कि जेन जी शब्द का इस्तेमाल करने में क्या समस्या है। बीजेपी कह रही है नेपाल में भी जेन जी ने ही देश में आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, वहां के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन को फूंक डाला। तो क्या राहुल गांधी देश में वो कराना चाह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये देश को नेपाल या अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश है। ये वो पोस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी ने भारत के जेन जी का जिक्र किया। देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे। देखिए, राजनीति में बहुत चीजें सोच समझ कर लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक पोस्ट कर दिया होगा। पूरी तैयारी के साथ जेन जी शब्द का इस्तेमाल किया है। देश की जेन जी लोकतंत्र। अच्छा, बड़ी खबर है, प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है साहब कि भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी बहुत खतरनाक है। इज ए डेंजरस मैन, इज डेंजरस फॉर आवर डेमोक्रेसी। राहुल गांधी खतरनाक हैं, उनके इरादे खतरनाक है। इससे पहले अनुराग ठाकुर की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो देश को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल घुसपैठिया बचाओ अभियान से लोगों को भड़काना चाह रहे हैं, जेन जी को भड़काना चाह रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी खतरनाक है, जेन जी शब्द का इस्तेमाल किया। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने भी कहा था साहब कि ये देश को एक तरीके से अराजकता की आग में झोंकना चाह रहे हैं, नेपाल बनाना चाह रहे हैं भारत को, लोकतंत्र को खतरा है राहुल गांधी से। इसी के बाद आज की सबसे बड़ी खबर, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, नहीं हाइड्रोजन बम वो तो अभी आना है, राहुल गांधी ने कहा वो अभी आना है। लेकिन आज क्या कुछ हुआ, बात सबसे पहले इसकी। हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद करें। कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। These deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। We all need to fight for democracy. We need to fight for our constitution. We need to fight for our country. राहुल गांधी परिवार के अलावा इस देश में कोई ठीक भी है, उसका नाम बता सकते हो। केंद्र सरकार का इस वोट चोरी में कोई रोल नहीं है, तो सबसे पहले तो उनको गणेश कुमार जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ विनाश की और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। हुई जो भी हुआ, उसके लिए जो चुनाव आयोग को अगर शिकायत मिली तो निष्कर्ष क्या निकला। राहुल गांधी का सो कॉल्ड हाइड्रोजन एटम बॉम्ब, ये सेल्फ डेटोनेट हो गया, सुतली बॉम्ब निकला। 10-15 साल से ये जो लोकतंत्र का मर्डर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी, अब उसको देश व्यवस्था में बचाएगा। देखिए, राहुल गांधी साहब होता है करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। फिर वही हुआ, क्या बोल गए राहुल गांधी। कहीं चुनाव आयोग पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा, वैसे राहुल गांधी ने कहा हाइड्रोजन बम भी आना है, लेकिन ये बम फोड़ने का दावा करने वाले फोड़ते फोड़ते राहुल गांधी ने कांग्रेस पर ही जो मैं लिखा है हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ दिया है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। क्या कह गए राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा की आलंद सीट से, नाम ध्यान रखेगा सीट का, आलंद सीट से वोट चोरी का दावा किया। कहा कि वहां हमारे वोटर डिलीट हो गए, लेकिन वहां जीती कांग्रेस थी। आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि आलंद सीट्स में वोट चोरी, हमारे वोटर डिलीट। पता लगा वहां तो कांग्रेस जीती थी 2023 में।
B.R. पाटिल तो कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 10,000 से ज्यादा वोट से जीते थे, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब वहां तो वोट चोरी हुई, वोट डिलीट हुए, हमारे बूथ वाले वोटर को हटाने की कोशिश, साजिश, थेफ्ट। तो क्या वोट चोरी, कथित वोट चोरी या वोटर डिलीशन का फायदा कांग्रेस को मिला? बीजेपी पूछ रही है, मतलब फिर कांग्रेस वोट चोरी से जीती थी क्या आलंद सीट? राहुल गांधी का दावा था कि 2023 में कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से 2, 4, 5 नहीं 6,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए। खास तौर से उन बूथ से वोट डिलीट करने की कोशिश हुई या डिलीट किए गए जहां से कांग्रेस जीत रही थी, वो वाले बूथ। अब साहब अगर ये हुआ तो इस हिसाब से तो आलंद विधानसभा सीट में फिर बीजेपी को जीतना चाहिए था ना, जीती तो कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? ये पहले 7 अगस्त वाला और आज वाला। अब हुआ ये कि आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम के नाम पर पीसी कर रहे हैं। एक बार आपको सीक्वेंस समझाता हूं हुआ क्या, खबर आप समझ गए। अब हुआ आज कि आज हाइड्रोजन बम फटेगा, राहुल गांधी पीसी करने आने वाले हैं, तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटियां बांध लो, बड़ा बम फटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, रेडी हो जाओ। वो आए, कहा कि आज नहीं, आज एच बम आज नहीं। लेकिन क्या बम, वो भी सुनिए। दावा किया कि कर्नाटक में कुछ लोगों के नाम से फर्जी लॉगिन बनाए गए। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सारे नाम, नंबर, लॉगिन, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कुछ लोगों के नाम से फर्जी लॉगिन बने, इससे कई लोगों के वोट ऐसे करके उन्होंने दिखाए, ये देखिए कि डिलीट हो गए सारे। राहुल का दावा था ये सारे जितने वोटर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं की प्रेजेंटेशन से हमने क्लिप ली है कि खास तौर से उन बूथ से ये सारे वोट डिलीट किए जहां से कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस जीत रही थी। और ये काम उन्होंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से हुआ। इसके लिए राहुल गांधी ने, अच्छा वहां पर क्या हुआ, कुछ लोगों को मंच पर भी बुलाया। 63 साल, अच्छा पहले तो वीडियो दिखाया, 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि उनका वोट डिलीट हुआ, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। इसके बाद राहुल गांधी की ओर से दावा किया गया कि गोदाबाई के नाम पर फर्जी लॉगिन बनाया गया, कई लोगों के वोट डिलीट किए गए। ये राहुल गांधी ने दावा किया, वोट डिलीट, वोट डिलीट, वोट डिलीट कई लोगों के साथ हुआ। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस जीती थी। तभी तो बीजेपी कह रही है कि अगर आप कह रहे हैं वोट डिलीट हुए, वोट चोरी हुई, तो फिर तो, और जीते भी आप तो मतलब आपने वोट चोरी कराई, वोट चोरी से आप लोग जीते मतलब। अब राहुल गांधी के हर आरोप पर चुनाव आयोग ने एक एक करके जवाब दे दिया। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। आरोप नंबर 1, राहुल, ये देखिए, अच्छा हाँ, ये अच्छे तरीके से अब आप समझ पाएंगे, पूरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। राहुल गांधी ने बोला साहब कि कर्नाटक के आलंद में 6,000 वोटर डिलीट किए जाने पर ये डिलीट किए गए। इसी ने बोला किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन हटा ही नहीं सकता है, ऑनलाइन हट ही नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा हटा दिए 6,018, वो कह रहे हैं ऑनलाइन ऐसे हटा ही नहीं सकते हैं प्रभु। नंबर 2, राहुल गांधी ने कहा कि गोदाबाई के लॉगिन का इस्तेमाल कर 12 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए। ये देखिए लिखा हुआ, 12 वोटर्स के नाम हटाए गए। इसी ने क्या कहा कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को फिजिकली सुनने का अवसर दिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। ये इसी ने कहा, फिजिकली बिना सुनवाई का मौका दिए प्रभावित व्यक्ति को ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरा, राहुल गांधी जी ने कहा कि दूसरे राज्यों के मोबाइल के नंबरों से आलंद में वोटर्स के नाम डिलीट किए गए, मोबाइल नंबर फिर ओटीपी, तो आप मोबाइल नंबर दो, ऐसा हुआ है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। इसी ने कहा कि 2023 में, अब पढ़िए, आलंद में मतदाताओं के नाम हटाने की कुछ नाकाम कोशिश हुई थी। मामले की जांच के लिए खुद ईसीआई प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई थी। यहां आप माथा पकड़ लेंगे। अब देखिए, समझिए, राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है गड़बड़ हुई। ईसी ने कहा हाँ शिकायतें आई थी, हम ही ने एफआईआर कराई थी प्रभु। चुनाव आयोग वोट चोर, चुनाव आयोग कह रहा है काहे का, हम ही ने एफआईआर कराई थी।
बल्कि अभी जो थोड़ी देर पहले शो से पहले कर्नाटक चुनाव आयोग ने एक जवाब भी जारी करके बताया कि हां 24 को छोड़कर सारे वोटर डिलीशन फर्जी पाए गए थे, हमने कार्रवाई की थी और 2 साल पहले हम जवाब दे चुके हैं। ये 2 साल पहले हम पुलिस को सारी जानकारियां दे चुके हैं। ये ईसी का जवाब है। चौथा, राहुल गांधी का आरोप था कि वोटरों के नाम हटाने की साजिश किसी कॉल सेंटर से रची गई। कॉल सेंटर का इस्तेमाल, क्योंकि 14 मिनट में 12 नाम हटाना, 14 मिनट में 12 नाम हटाना ये किसी एक आदमी के लिए संभव नहीं है। 12 नाम डिलीट कर दिए। इसी ने जवाब दिया, कॉल सेंटर जैसी कार्य प्रणाली से वोट डिलीशन का फॉर्म भर देने भर से नाम नहीं हटता है। फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद फील्ड वेरिफिकेशन प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। अगर हुआ भी तो प्रभु जीती तो कांग्रेस। आलंद से कांग्रेस के विधायक बी आर पाटिल अब CNN न्यूज 18 ने इनसे पूछ लिया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट डिलीट हुए, जीते तो आप बताइए। वो कह रहे हैं वोट चोरी की ना कोशिश हुई थी, फिर रोक लिया गया। वो कह रहे हैं कि अगर वोट सही में डिलीट हो जाते तो हमारा उम्मीदवार नहीं जीतता, हम नहीं जीत पाते। वो कह रहे हैं कोशिश हुई थी, रोक लिया गया। अब मतलब जिस आलंद विधानसभा को लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी का दावा किया, उसका नतीजा देखिए क्या हुआ था 2023 में। ये सबसे जरूरी नंबर्स हैं आज के। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट डिलीट हुए, वोट चोरी, जीती कांग्रेस। देखिए बीजेपी वाले को मिले थे करीबन 80,000 के आसपास, कांग्रेस के जो उम्मीदवार बी आर पाटिल उनको मिले थे 89,508, मतलब 10,348 वोट ज्यादा मिले थे। किसको? कांग्रेस को। विजेता कांग्रेस के नेता। अच्छा, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने ये कांग्रेस पर ही बॉम्ब, हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, सेल्फ गोल कर दिया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वेल डन राहुल जी। बीजेपी के नेता अमित मालविया, क्या लिखा उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के आलंद में वोटों के कटने का आरोप लगाया। मजेदार तथ्य, आलंद विधानसभा सीट पर 2018 में बीजेपी और 2023 में कांग्रेस जीती थी, बी आर पाटिल। तो वोट चोरी हुई तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? तो क्या कांग्रेस उम्मीदवार सो कॉल्ड वोट चोरी के लाभार्थी हैं? अब बीजेपी को तो आपने मौका दिया ना राहुल गांधी जी, ये तो आपने मौका दिया। विवाद होने के बाद अब कांग्रेस अब क्या कह रही है, जो मैंने बताया बी आर पाटिल कि वोट चोरी पकड़ी गई थी, अगर वोटर डिलीट हो गए होते तो हमारा उम्मीदवार हार जाता। मतलब कांग्रेस अब शायद संभवतः मान रही है कि वोट डिलीट होने की कोशिश थी, हुए नहीं थे, वोट चोरी पकड़ी गई थी। उसे पकड़ने की FIR ईसी ने कराई थी। तो ईसी को चोर क्यों कहा जा रहा है? अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसे पकड़ने की FIR तो ईसी ने कराई थी। अच्छा, अब इसको अब क्या हो सकता है? अब इस पूरे प्रकरण को, जो आपने पूरी खबर समझी, अब इसके 2 ही चीजें हो सकती हैं। 2, ये पढ़िए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसका निचोड़। आलंद में वोट चोरी हुई या नहीं हुई, हमें नहीं पता, ठीक। कांग्रेस वाले वोटर डिलीट हुए या नहीं, कांग्रेस बूथ वाले वोटर डिलीट हुए या नहीं। अब 2 सिचुएशन है, अगर हुए या नहीं हुए। अगर हुए और होने के बाद भी कांग्रेस जीती तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? और क्या इसका नुकसान बीजेपी को हुआ? क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? ये पहली कंडीशन। अगर वोट चोरी हुई, वोटर डिलीट हुए, अगर हम मान ले कि अब वोटर डिलीट नहीं हुए थे, समय रहते पकड़ लिया गया, वोटर डिलीट हुए ही नहीं, तो फिर ये आज क्या था? तो फिर राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के नाम पर जो कुछ आज किया वो सब क्या था? वो बीजेपी कह रही है क्या टाइम पास था? फिर वोटर डिलीट हुए नहीं तो फिर आज क्या हो रहा था? सुनिए क्या कुछ किसने क्या कहा, सुनिए। कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो BLO थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में
6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? जीती कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस पर वोट चोरी के जो आरोप लगा रही है, इसको अब जो बता रहा हूं वो भी ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कह रही है बीजेपी? कह रही है कि वोट चोरी करते हैं आप लोग, कांग्रेस वोट चोरी करती है और कर्नाटक में कांग्रेस वोट चोरी से, आलंद वाली सीट नहीं पूरा कर्नाटक वोट चोरी से जीती। क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार? ये बीजेपी आरोप लगाती है। ये आलंद वाला मामला नहीं, पूरे कर्नाटक में वोट चोरी करते हैं आप लोग। ये अच्छा, ये बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन ये और सीरियस तब हो जाते हैं क्योंकि कुछ वक्त पहले क्या हुआ था, आपको याद होगा, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता रहे, बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पूर्व सहयोगी सिद्धारमैया के तो एकदम क्लोज एड कहते हैं, बहुत मजबूत सहयोगी। ये देखिए, इनका नाम है सीएम इब्राहिम। ये पूर्व कांग्रेसी, कांग्रेस के बड़े नेता, सिद्धारमैया के करीबी, बल्कि कहते हैं इन्होंने ही लड़ाया था बादामी का चुनाव 2018 में। खुद सिद्धारमैया, इन्होंने कहा कि वोट चोरी के सहारे जीते थे, वोट खरीदे थे। इनके जो एग्जैक्ट शब्द थे कि वोट खरीदे थे। कांग्रेस के एक नेता ने 3000 वोट खरीदने में उनकी मदद की थी। ये कह रहे हैं हाँ, मैंने एक के साथ मिलकर सिद्धारमैया जी के लिए वोट खरीदे थे 3000 कर्नाटक में। इनके मुताबिक इन वोटों की खरीद के लिए भुगतान खुद सिद्धारमैया जी ने किया था। ये बयान हम सुना सकते हैं क्या हमारे पास? हाँ सुना, एक बार सुनाइए सुनाइए। दिवस कौंटिंग सिद्धरामಯ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರವರೆ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ 20,000 ಮಾದೇವಪ್ಪ ಔಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಾದಾಮಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ 10,000 ಲೀಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1000 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲಯ್ಯ ಇಲ್ಲ 800,000 ನೀನು ಗೆಲ್ತಿಯ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆ ಚಿಮ್ಮಂಕೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು 3,000 ವೋಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ। अच्छा क्या हुआ और इसके अलावा क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो वोट चोरी की कोशिश हो रही थी या वोटर डिलीट जो होने की कोशिश हो रही थी, इस पर कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 बार चिट्ठी लिखी। 18 बार जवाब ही नहीं देते। राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव आयोग से ओटीपी ट्रेल पोर्ट समेत कई टेक्निकल जानकारियां मांगी, नंबर वगैरह दो जिस नंबर से ये वोटर डिलीट करने की कोशिश हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जानकारी ही नहीं दी। ऐसा राहुल गांधी जी ने दावा किया, कोई जानकारी ही नहीं दी। राहुल के इस आरोप का जवाब भी कर्नाटक चुनाव आयोग ने दे दिया। ये आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। चुनाव आयोग, ये देखिए, ये पूरा जवाब जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, शो से ठीक पहले ये जवाब आया। चुनाव आयोग ने बताया कि साहब हमने तो बता दिया था 2 साल पहले ही, हम तो 2 साल पहले ही जवाब दे चुके हैं। नाम काटने के लिए 6018 आवेदन मिले। ये सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम काटने के लिए 6018 आवेदन मिले। इन आवेदनों में से हर एक आवेदन की जांच ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ द्वारा की गई, जिसके बाद यह पाया गया कि 6018 आवेदनों में से सिर्फ 24 आवेदन सही हैं। ईसी कह रहा है कि हां ऐसी कोशिश हुई थी, सिर्फ 24 सही पाए गए थे, 5,994 आवेदन गलत पाए गए थे, ईसी कह रहा है। जिसके बाद सभी 5,994 आवेदनों को हामी ने रिजेक्ट कर दिया था। ईसी कह रहा है, क्या खुलासा, क्या बम फोड़ा है अपने। फिर कर्नाटक चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि राहुल गांधी जो 3 तकनीकी जानकारी नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं, वो सभी जानकारियां कलबुर्गी के एसपी को 2023 को हैंडओवर कर दी गई थी। राहुल का क्या दावा कि इसी ने 18 महीने से वोट चोरी पर जानकारी नहीं दी। 18 चिट्ठियां। राहुल से ईसी का सवाल कि कांग्रेस ईसी के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गई। एक और चल रहा है कि राहुल गांधी अगर इतना कुछ है तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। अगर लगता है कि ऐसी कथित वोट चोरी को दबाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो कांग्रेस अब तक कोर्ट क्यों नहीं जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने 2 और बयान दिए जिससे बीजेपी सेल्फ गोल बता रही है। आप सुनिए। राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन के दौरान न्यूज 18 संवाददाता अरुण सिंह ने एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी 10 से 15 साल से चल रही है। 10 से 15 साल, शायद स्लिप ऑफ टंग हो सकता है क्योंकि मोदी जी तो 11 साल पहले ही आए हैं, 11 साल हुए हैं। तो क्या मनमोहन जी के समय भी ये सब हो रहा था। इसके अलावा राहुल गांधी से एक और सवाल पूछा गया, अगर ईसीआई आपके आरोपों पर जवाब नहीं देती है
यह सवाल था। तो क्या आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का रुख करेंगे? उन्होंने कहा मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूं। अब बीजेपी कह रही है लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले राहुल गांधी के मुंह से गलती से सच निकल गया। सुनिए। और ये शॉकिंग बात ये है कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, मैं वो काम कर रहा हूं। इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा पाटनी एक्ट्रेस, उनके घर पर जिन शूटरों ने हमला किया था उनके एनकाउंटर पर बड़ी खबर है। जो शूटरों का एनकाउंटर, उनको शहीद बताया है गैंगस्टर रोहित गोदारा ने। मुझे जानकारी इसी वक्त मिल रही है कि इसकी एक चिट्ठी सामने आई है और दिशा पाटनी के घर पर जिन शूटरों ने हमला किया था, जिनका एनकाउंटर कर दिया गया है, विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लिखा कि जिन लोगों को ढेर बताया जा रहा है वो ढेर नहीं हुए हैं, शहीद हुए हैं। इसके अलावा आज इस एनकाउंटर पर किसने कहा थैंक यू योगी जी, बात अब इसकी करेंगे। जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच ऑर्डर्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ अपराध के प्रति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस है। आज की मुठभेड़ के बाद ये इस प्रकार की हिमाकत कोई और गैंग नहीं करेगा। सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का ही ऑर्डर चलता है। अच्छा देखिए, पूरी खबर का निचोड़ यह है, दिशा पाटनी जी के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं थैंक यू योगी जी, थैंक यू। वो मिले थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की थी कि इंसाफ दिलाएं। आपको याद होगा 11 सितंबर की रात जब बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, तब योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता से कहा था कि जिन्होंने गोली चलाई है उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ढूंढ निकाला, एनकाउंटर, ढेर। उन्होंने कहा था उन्हें डरने की जरूरत नहीं है दिशा पाटनी को। इसके बाद योगी की पुलिस ने 5 दिन के अंदर हमलावरों को ढूंढ निकाला, एनकाउंटर कर दिया। इस घटना ने बताया कि यूपी किसी बड़े से बड़े गैंगस्टर के लिए सेफ नहीं है अब, और पाताल से ढूंढकर एनकाउंटर होता है यहां पर। रोहित गोदारा से जुड़े अपराधियों ने यूपी में फायरिंग करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। यूपी में, समझ रहे हैं, बरेली में फायरिंग हुई थी यहाँ और गाजियाबाद में एनकाउंटर हो गया था। ये देखिए, बरेली में फायरिंग, गाजियाबाद में एनकाउंटर। इन बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की थी। फायरिंग में दिशा के पिता बाल बाल बचे थे। इस हमले के 5 दिन के अंदर ही 17 सितंबर कल 2025 को गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी के पास पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। ये यूपी पुलिस की एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस की एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था। यूपी पुलिस ने बदमाशों तक पहुंचने के लिए करीब 2500 सीसीटीवी कैमरों, ये देखिए कैमरे, 2500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। और एक और चीज जो शॉकिंग रही वो ये कि यूपी पुलिस को बदमाशों तक उनके लाल जूतों ने पहुंचाया। कई तरह की थ्योरीज अब आ रही हैं। यूपी पुलिस ने बताया कि फायरिंग वाली रात बाइक पर लाल जूते पहने शूटर रविंद्र और उसके साथी अरुण को शहर में एंट्री लेते हुए देखा गया था।
इसी के बाद लाल जूते के सारे शूटर रविंद्र के होटल में घुसते हुए सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान हुई और आखिरकार अब उसको मार गिराया गया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। थैंक यू योगी जी कौन कह रहा है, देखिए। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश शायद ये भूल गए कि वो जिस इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में आता है। शूटर्स ने अगर योगी की पुलिस का पुराना रिकॉर्ड चेक कर लिया होता तो शायद आज जिंदा होते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज वो अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत अनिरुद्धाचार्य के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने लिव इन को लेकर एक बयान दिया था। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ और ऐसा ही विरोध दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी किया। खुशबू ने अपने वीडियो में अनिरुद्धाचार्य को सबक सिखाने की बात कही थी और इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोग खुशबू के बयान को प्रेमानंद महाराज के बयान से जोड़कर ट्रोल करने लगे। जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच हाईएस्ट ऑर्डर। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो मैंने करी ही नहीं। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने हालांकि मामले में सफाई दे दी थी, लेकिन तब तक मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने खुशबू को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली और उसी धमकी के बाद शूटर्स ने लगातार 2 दिन तक दिशा पाटनी के घर पर कई राउंड की फायरिंग कर दी। बस यहीं विदेश में बैठे गैंगस्टर से बड़ी गलती हो गई। फायरिंग की वारदात के बाद यूपी पुलिस इन शूटरों की तलाश में जुट गई। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कई दिनों की रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जिसमें कई फुटेज में शूटर भी दिखाई दिए। शूटर्स की अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें पुलिस के हाथ लगी। कहीं होटल में, कहीं पेट्रोल पंप पर, कहीं ढाबे में। शूटर्स की शिनाख्त के बाद मौका था उनको दबोचने का और आखिरकार 17 सितंबर को पुलिस को मौका मिल गया, जब 3 राज्यों की टीमों ने 2 बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने फायरिंग की और भागने की कोशिश में पुलिस की गोली से ढेर हो गए। ये तस्वीरें एनकाउंटर साइट की हैं। बदमाशों की बाइक गिरी पड़ी है, जमीन पर गोलियों के निशान हैं और पुलिस की कार पर फायरिंग के पक्के सबूत हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को मार गिराया है और एक नाबालिग समेत 3 की तलाश जारी है। पुलिस के इस एक्शन पर दिशा पाटनी के पिता ने मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया। वहीं यूपी पुलिस ने उम्मीद जताई है कि इस एक्शन के बाद ये गैंग अब यूपी में कानून के राज का टेस्ट तो नहीं करेगा। जितने भी धन्यवाद या आभार के शब्द हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए कम है। उन्होंने जो उनके दिशा निर्देशन में जो कार्य पुलिस ने किया है वो काबिले तारीफ है। आज की मुठभेड़ के बाद ये इस प्रकार की हिमाकत कोई और गैंग नहीं करेगा और यूपी के ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को, क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को चैलेंज नहीं करेगा। चलिए आज की एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल ही अरब देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात की तस्वीरें आपको याद होंगी। बेहद शानदार तस्वीर आई थी। दुबई के बुर्ज खलीफा, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत पर लाइटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी गई थी। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। लेकिन आज अरब देशों से भारत के लिए 2 चौंकाने वाली खबरें आई हैं। 2 सुनिएगा। लेकिन पहले पाकिस्तान सऊदी के बीच हुए एक ऐसे समझौते की जिसे नेटो जैसी डील बताया जा रहा है। इस डील का नाम है, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील। ये इसके तहत किसी भी देश पर हमला, चाहे पाकिस्तान चाहे सऊदी, मतलब पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा। साझा बयान में बताया गया है कि यह समझौता सिर्फ
द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद वैश्विक शांति में योगदान देना है। ये इसमें कहा गया है। इसमें यह भी साफ कहा गया है कि किसी भी देश के खिलाफ आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा। मतलब सऊदी का थोड़ा कवच क्या मिल गया पाकिस्तान को। हमने जो ऑपरेशन सिंदूर या दोबारा घुसकर मारेंगे हम, जो कि मार रहे हैं और अभी भी जारी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये जो संधि हुई है, ये कब हुई है? ऐसे वक्त में जब अरब वर्ल्ड, मुस्लिम देश, मुस्लिम दुनिया कतर पर इजराइल के हमले से काफी डरे हुए हैं। हमने आपको दिखाई थी ना, इजराइल ने कतर पर मारा तो सारे मुस्लिम देश जो हैं एक साथ हैं। भारत पाकिस्तान को लेकर कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम पाकिस्तान को कभी भी दोबारा मार सकते हैं। रातों की नींद उड़ी हुई आतंकवादियों की। इसलिए समझ में आता है कि पाकिस्तान ने भारत से बचने के लिए सऊदी अरब से डील कर ली। ये तो समझ में आता है, लेकिन सऊदी ने पाकिस्तान से डील क्यों की? इसकी वजह अमेरिका से सऊदी अरब का भरोसा टूटना हो सकता है। कैसे? आप समझिए बहुत ध्यान से। अभी क्या हुआ था, इजराइल ने दोहा पर एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने दोहा को मारा। इजराइल के इस हमले में हमास के 5 आतंकी, कतर के 2 नागरिकों की मौत हुई। अच्छा, दोहा कतर की राजधानी है और अमेरिका कतर को सुरक्षा की गारंटी देता है कि अमेरिका है, लेकिन हमला हुआ। दोहा पर इजराइल ने जिस तरह हमला किया उससे अमेरिका की गारंटी फेल हो गई। इससे सऊदी भी घबरा गया है, क्योंकि कतर की तरह सऊदी अरब को भी अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देता है। अब कल को कुछ हुआ तो फिर अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। अब इजराइल के हमले के खिलाफ 15 सितंबर को दोहा में अरब इस्लामिक समिट हुई, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, पाकिस्तान, तुर्की समेत तमाम मुस्लिम देशों ने हिस्सा लिया। लेकिन अब इस खबर को लेकर भारत सरकार का भी रिएक्शन आया है। भारत सरकार ने क्या कहा है इस खबर को लेकर? पीयूष गोयल का हम आपको बयान सुनाते हैं। उनसे इस संदर्भ में सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Well, I'm not aware of the details of that. I was busy in my meetings in UAE. So I think I'll refrain from commenting anything on this subject. But as far as our relations with the UAE go, they are very, very strong. They are underpinned by deep relationship between Prime Minister Modi and His Highness the President of UAE. At every level, from people to people contact, business exchanges and government and leadership levels. We are very close to each other, and I don't think the UAE-India relationship will get affected by any of these developments. शाहीनबाग पार्ट 2 की तैयारी हो रही है, अब बात करेंगे इसकी। हमारी लड़ाई असलन हुकूमत के साथ है, क्योंकि कानून हुकूमत ने बनाया है। जो 48 के 48 अमेंडमेंट्स हैं उन सब पर हमारा एतराज़ है। राजनीतिक दलों के द्वारा समर्थक लोग कुछ जानकर शरारत कर रहे हैं, वे कोर्ट को भी मान्यता नहीं देते, कोर्ट को भी नहीं मानते। प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं, उसमें गिरफ्तारियां हैं, उसमें प्रदर्शन हैं, उसमें डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, उसमें प्रोटेस्ट मार्च है। जानकर देश में अराजकता खड़ी करना चाहते हैं। हर किसी को देश में लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर तो रहा है, कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, अंतरिम आदेश भी आया। फिर ये आंदोलन वाली धमकी क्यों? आप अदालत से बड़े हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट, अंतरिम आदेश भी आ चुका है कोर्ट का ना, फिर राष्ट्रपति भवन तक मार्च की धमकी क्यों? मतलब क्या वक्फ के नाम पर देश में फिर से शाहीनबाग टाइप कुछ करने की कोशिश हो रही है? जब याद करिए शाहीनबाग सीए, तब तो 56 लोगों की मौत हुई थी। मैं क्यों कह रहा हूं, सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है वो वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। कल जुमे की नमाज, शुक्रवार का दिन, इसकी शुरुआत हो जाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला जाएगा, जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। अब डर लगता है ना साहब, शाहीनबाग में हम लोगों ने देख लिया क्या हुआ था। शाहीनबाग, सीए, फिर 56 की मौत, दंगा, डर लगता है।
देश बंद की अपील की जाएगी, राष्ट्रपति भवन, रामलीला मैदान से देश भर से आए लोगों के साथ जलसा निकाला जाएगा। अच्छा, ये सब कब? तब जब वक्फ संशोधन कानून पर अभी 2 दिन पहले ही तो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया। इंतजार कीजिए। बहुत भरोसा है ना, संविधान प्रेमी, संविधान पर भरोसा है ना आप लोगों को, तो साफ संविधान पर भरोसा रखिए, देश के न्यायालय पर भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। तो वक्फ विरोधी अगर सड़क पर आ गए तो फिर, अगर वक्फ के विरोध में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए, फिर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की कुछ प्रमुख मांगों को तो मंजूरी दे दी, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। चर्चा हुई ना राज्यसभा में, तो 17 घंटे चर्चा। आजाद भारत के इतिहास में इतनी लंबी चर्चा एक रिकॉर्ड था 1981, उससे ज्यादा चर्चा राज्यसभा में, लोकसभा में 17, 12, 29, 30 घंटे के आसपास चर्चा हुई लोकतांत्रिक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अंतरिम है, फाइनल आदेश अभी बाकी है, वेट कीजिए। लेकिन हम तो प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, जुमे का दिन शुक्रवार। फिर से ये शाहीनबाग वाली धमकी क्यों, यही है ना सवाल। फिर राष्ट्रपति भवन को भी घेरने की तैयारी, इस बार भी वही भ्रम की दुकान, फिर वही भ्रम, अफवाह। क्या हुआ था, जैसे सीए के नाम पर हुआ था ना, नागरिकता चली जाएगी, ये हो जाए, एक की नागरिकता नहीं गई, दंगा हो गया, 56 लोग मर गए थे। क्या एक बार फिर अफवाहों को हथियार बनाकर लोगों को भड़काने का प्लान तैयार हो रहा है? तुम्हारी जमीन चली जाएगी, पहले कहा नागरिकता चली जाएगी, एक की नागरिकता नहीं गई, क्योंकि नागरिकता लेने वाला कानून था ही नहीं सीए, वो तो देने वाला था, तब डराया। अब फिर से वही कोशिश, वक्त आया, वक्त में बदलाव हो गया, तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदें, कुछ नहीं होने जा रहा है ऐसा। सुनिए कौन क्या कह रहा है। उसमें प्रोटेस्ट मार्च है, उसमें राष्ट्रपति भवन तक मार्च है, और उधर में दूसरा स्टेट असेंबली तक मार्च है। गवर्नर को मेमोरेंडम दिया जाना है, चीफ मिनिस्टर्स को मेमोरेंडम दिए जाने हैं। उसके अलावा हमने ये तय किया है कि हम जंतर मंतर के ऊपर में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें गिरफ्तारियां देंगे, और उसके साथ साथ फिर 16 नवंबर को रामलीला मैदान के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, प्रोटेस्ट प्रोग्राम रखा गया है। वहाँ भी पूरे देश से लोग आएंगे। कि हर किसी को देश में लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र ढंग से उसको अपनी बात उठाने का अधिकार है। लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अभी विकल्प सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ है, रिव्यू का, लार्जर बेंच का। अभी ये सारे रास्ते खुले हैं, उसे अपनाना ही उचित होगा। देखिए, हमारी लड़ाई असलन हुकूमत के साथ है, क्योंकि कानून हुकूमत ने बनाया है। जो 48 के 48 अमेंडमेंट्स हैं, उन सब पर हमारा एतराज़ है, और हम समझते हैं कि वो सब कुछ जो है वक्फ की जायदादों को हड़प करने के लिए लाया गया है कानून है। कुछ लोग जानकर और कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा समर्थक लोग कुछ जानकर शरारत कर रहे हैं। वे कोर्ट को भी मान्यता नहीं देते, कोर्ट को भी नहीं मानते, कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, और जानकर देश में अराजकता खड़ी करना चाहते हैं।